डेवलपमेंट होगा आफ्टर 1857 के रेवोल्यूशन के बाद, जो डेवलपमेंट होंगे वो नेशनलिस्ट डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो बातें हैं, उसमें सबसे पहले नेशन की बात है। तो स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, कैसे इनको स्टेट को नेशन कैसे बनता है, कोई स्टेट या कोई नेशन स्टेट कैसे बनता है, वो बातें जो है आज हम लोग करेंगे, और उसके हिसाब से फिर क्या इंडिया में डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये बातें की जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है ना सबको। हमने जैसे इंडिया का ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स देखा, अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे और नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें क्या डिस्कस करना है कि डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म हमारे यहाँ कैसे डेवलप हुआ, कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं जो बनाए गए, और उसके बाद में कि कैसे कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। कल मैंने एक इंट्रो दे दिया था, आप लोगों को दिया था। अब नेशन क्या होता है, व्हाट इज नेशन, दूसरा व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है, और उसके अलावा नेशन स्टेट किसको कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय नेशनलिज्म, ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप लोग बताओ कि नेशन किस चीज़ को कहते हैं, किसको कहते हैं नेशन, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज नेशन स्टेट एंड व्हाट इज नेशनल। सुनिए, सबसे पहले स्टेट की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट। तो स्टेट है, द टर्म स्टेट इन इट्स मॉडर्न सेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द, किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। 1469 से लेकर 1527 इटालियन स्टेट्समैन, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, राइटर ऑफ द प्रिंस बुक का राइटर है ये, और निकोलो मैकियावेली, ये बंदा, यार ये बीच बीच में दिख रहा है, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो स्टेट जैसे मैकियावेली के अकॉर्डिंग, इसने, पता है मैंने आपको इसके बारे में बताया था मैकियावेली के बारे में, कि ये बंदा वो है जो कि ये कहता है कि राज पाने के लिए अगर मास, मतलब लोगों को मार दिया जाए, मास किलिंग भी कर दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब कि अगर आपको एक राज इस्टेब्लिश करना है, स्टेट इस्टेब्लिश करना है, और उसमें के लिए ये कत्ले आम को भी गलत नहीं ठहराता है, और इसको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। द प्रिंस किताब इसने लिखी है, ध्यान रखिएगा। तो इसने स्टेट के लिए 4 एलिमेंट्स की बात की है। अब और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले उसके पीपल, ठीक है, सबसे पहले पीपल, फिर टेरिटरी जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो एरिया, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, टू रूल एंड रेगुलेट द लाइव्स ऑफ द पीपल, और सॉवरेनिटी। अगर कोई कंट्री, मतलब कोई स्टेट है, तो स्टेट के अंदर उसके लोग होंगे, एक टेरिटरी होगी, एक गवर्नमेंट होगी रूल करने के लिए, और अगर वो गवर्नमेंट सॉवरेनिटी है तो बेस्ट। तो स्टेट उसको कहते हैं। स्टेट में मतलब सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि उसके ऊपर किसी और का शासन ना हो, खुद अपना शासन करे, इंडिपेंडेंट हो, प्लस उसके कमांड से चलते हो लोग, ठीक है ना। तो एक तो लोग होने चाहिए। स्टेट को डिफाइन करने का मतलब, स्टेट अगर हम कहें तो कंट्री इंडिया एक स्टेट है, यस है। कैसे है? इंडिया के लोग हैं, सिटीजन, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट सॉवरेन है, तो ये स्टेट है। तो कोई भी स्टेट, इसको स्टेट कहा जाता है। नेशन एंड स्टेट में क्या फर्क है, व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज नेशनैलिटी। नेशन और स्टेट में क्या फर्क है? लोग नेशन का समझते हैं, नेशन को ऐसे समझते हैं जैसे कंट्री। तो कंट्री एक जोग्राफिकल टर्म है। क्या है? कंट्री क्या है? एक जोग्राफिकल टर्म है, ओके। और नेशन जो है ये एक इमोशनल टर्म है। जरा देखते हैं उसको। नेशन एंड नेशनैलिटी। द टर्म नेशनैलिटी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेटस। नेटस मतलब होता है रीबॉर्न, ओके। नेशनैलिटी मीन्स बिलोंगिंग टू द सेम रेशियल स्टॉक और बीइंग रिलेटेड टू बर्थ और हैविंग ब्लड रिलेशन। नेशन उसको कहते हैं कि हम एक नेशन है, यानी कि एक ब्लड है, हमारा खून एक है, हमारा रेशियल स्टॉक एक है, हम एक ही रेस से, समझ रहे हो ना। तो उसको नेशन कहा जाता है। यानी ये एक ब्लड से रिलेशन की बात आती है, इसमें जमीन के रिलेशन की बात नहीं आती, ब्लड के रिलेशन की बात आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक बात, तो नेशनैलिटी उसको कहा जाता है जब सेम रेशियल स्टॉक के लोग हों, या बाई बर्थ और यह हो, या बाई क्या नाम है, ब्लड रिलेशनशिप हो, तो वहां पे उसको नेशन वहां से बना है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है?
ये ओरिजिनल की डेफिनेशन है, ये मतलब हिस्टोरिकल डेफिनेशन है। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है? क्या इस तरह से डिफाइन करना ठीक है? नहीं, क्योंकि हम सब एक ब्लड से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। इट इज मिसलीडिंग, ठीक है ना, क्योंकि हर एक नेशन के अंदर एवरी नेशन हैज पीपल ऑफ मिक्स्ड रेशियल बैकग्राउंड, है कि नहीं? हर नेशन के अंदर कहीं मोगलॉइड है तो कहीं नेग्रॉइड है, कहीं कुछ है कोई कुछ है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना जो होते हैं वो नाइदर पॉलिटिकल होता है ना ही रेशियल होता है। लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है, तो फिर क्या डिफरेंस है नेशनल और नेशनैलिटी में? देखो दोनों सेम वर्ड से निकला हुआ है। नेशन इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड, अ पीपल यूनाइटेड। जैसे देश, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया एक स्टेट है, ठीक है। हम नेशन कब बनेंगे? जब हम कॉमन इंटरेस्ट की बात करेंगे, जनरल ऑफ डेफिनेशन समझो, कॉमन आइडियाज की बात करेंगे, जब हम सबके दुख एक दिखेंगे हमें, हम सबके इंटरेस्ट एक दिखेंगे हमें, हम सबके मतलब जो हम लोग एक मिलकर बात करेंगे कि हम सब एक हैं, तो हम एक नेशन वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, वन नेशन। तो नेशन, ठीक है, पीपल ऑर्गेनाइज्ड, पीपल यूनाइटेड। नेशन गिव एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनैलिटी गिव एन आइडिया ऑफ सेंटिमेंट। नेशनैलिटी मतलब कल्चरल टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म है, generated in a group of people having geographical unity or who belong to the common race, common history, common religion, common custom, common tradition, common economic interest, common hope और common aspirations। नेशनैलिटी हम कहेंगे, नेशनैलिटी हमारी इंडियन है, वो कब? जब हमारी जोग्राफिकल, या तो हम जोग्राफिकली यूनाइटेड हैं, या हमारी कॉमन रेस है, या कॉमन हिस्ट्री है, एक ही हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कॉमन रिलीजन हो सकता है, या कॉमन कस्टम और ट्रेडिशन हो सकता है, या कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकता है। यानी एक ही चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कॉमन है, तो भी हम एक नेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन यानी यहाँ पे कॉमन वाली बात आती है, कॉमन होप होता है, कॉमन एस्पिरेशंस होते हैं हमारे, तब हम लोग जो है एक नेशनैलिटी वाली बात करते हैं। बात समझ आ रही है? अब देखिए, इसमें कॉमन रेस और एथनिसिटी भी हो सकती है नेशनैलिटी के अंदर, कॉमन लैंग्वेज हो सकती है, कॉमन रिलीजन हो सकता है, ठीक है ना, कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो सकता है और एस्पिरेशंस हो सकते हैं। हम सबको भैया दाल सस्ती चाहिए, चाय सस्ती चाहिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक सस्ता चाहिए ठीक है, मतलब हम सबके एस्पिरेशंस मोदी से एक ही तरह की डिमांड हम अगर करते हैं, समझ लो ना, तो हमारे कॉमन एस्पिरेशंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कॉमन इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं और कॉमन ज्योग्राफी हो सकती है। ये सब नेशनैलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अगर एक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, और हम हमारे अंदर कहीं से ये फीलिंग डेवलप हो जाए कि भैया हम सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, हम सब, या रिलीजन हो या किसी भी इन बेसिस पर हम जुड़ जाए, तो हम नेशन बन जाएंगे। इंडिया को एक नेशन बनाने में रेलवे ने बड़ा भूमिका निभाई, ऐसा कहा जाता है। तो कनेक्ट कर दिया ना उसने। जब आप यूनाइटेड कर देते हैं लोगों को किसी भी बेसिस पर, तो आपको कहा जाएगा कि आप क्या हैं, आपने नेशन बना दिया। तो नेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक कॉमन फीलिंग जब आ जाए आपके साथ, जैसे आप एक ही एजेंडा के लिए सब खड़े हो जाए, तो आप एक नेशन बन के उभरे। जैसे अब अंग्रेजों की तरह देखें, अंग्रेजों ने हमें एक ही कोड़े से मारना। पहले मान लीजिए आपने समझा, अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई क्या नाम है मुस्लिम है, कोई कुछ है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, और कोई किसी को ऊंचा समझता है, कोई अपने आप को ऊंचा समझता है, दूसरे को नीचा समझता है, ऐसे ही समझ रहे हैं सब। अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कोड़ा उठाया और सबको एक तरफ से काटा, ठीक है ना। किसको? ब्राह्मणों को भी मारा, क्षत्रियों को भी मारा, वैश्यों को भी मारा, शूद्रों को भी, उसी कोड़े से मुसलमानों को भी मारा। अब ब्राह्मण कहे नहीं भैया कोड़ा बदल लो, तब मारो, ये शूद्र को जो कोड़ा पड़ेगा वो मुझे नहीं पड़ सकता। समझ लो ना, डर तो उतना ही हो रहा है, तकलीफ सबको सेम है, कोड़े की तकलीफ सबको सेम है, लगान सब पे लग रहा है। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो इंडियंस तो सारे हो गए, ठीक है ना। अगर ऐसी बात की जा रही है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई, क्या दिख रहा है उसमें कि मतलब इंडियन जज नहीं करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इंडियन जज नहीं हो हम रखेंगे, समझ लो ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर लगा दिया। उसमें यह नहीं था कि उर्दू के ऊपर लगाया कि हिंदी के ऊपर लगाया, कि सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में। जब एक ही कोड़े से सबकी पिटाई हो रही है और एक ही तरह से लोग पीटे जा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई कुछ 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 कुछ, लेकिन वो सबको इंडियन कहकर पीट रहा है। तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी ना, यार हम सब पीट रहे हैं उसी कोड़े से, तो इसका मतलब हम सब इंडियन है। तो एक नेशनल वाली फीलिंग दी ना उसने, कुटाई करी, लेकिन नेशनल वाली फीलिंग आई कि नहीं आई? है कि नहीं?
अब जैसे मुसलमानों का ही अगर आप देख लो आज के दौर में, तो मुसलमानों को जब आप कहेंगे, आप अपने आप को शेख समझते होंगे, सैयद समझते होंगे, पठान समझते होंगे, कुछ समझते होंगे, लेकिन जब आपकी कटाई होती है, पिटाई होती है कि इंडिया में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, या क्या नाम है, मतलब वो कहकर, तो फिर मुल्ले का मतलब सारे मुसलमान होते हैं, है कि नहीं? ये सबको कहा जाता है। तो एक तरह से वो वन वे और अदर, जब आपकी कुटाई हो रही है, गौरक्षक कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें वो आपकी कास्ट नहीं देख रहे हैं। आप शादियों में कास्ट देखिए, आप क्या नाम है, कुछ भी लेन देन में और उसमें सब में कास्ट देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन आपको सामने वाला कास्ट नहीं समझ रहा, तो आपसे तो अच्छा वही है जो आपको सबको मुसलमान समझ रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि इसी तरह वो हम लोग अपने आप को कुछ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान कुछ भी समझते रहो, सिख समझते रहो, लेकिन उसने क्या समझा, अंग्रेज ने सब इनको इंडियन समझा। ठीक है, सब एक नेशन बनाया उसने। तो फैक्टर जो ग्रोथ के लिए, कॉजिंग ग्रोथ फॉर द नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के लिए जो ग्रोथ करने वाले जो फैक्टर है वो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, ओके। डोज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि आप देखेंगे कि पीजेंट्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कॉलोनियल कंसेंसस, ये सारी जो हैं इन्होंने जो बनाया, जो भी चीजें की, पीजेंट्स को एक तरह से एक्सप्लॉइट किया, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सबके ऊपर अप्लाई हुआ। ठीक है, कॉलोनियल कंसेंसस उनका सबके ऊपर था, यानी सारे इंडियन एक ही तरह के से रूल कर रहे थे, इम्पैक्ट तो उसकी वजह से। और वेस्ट से जब इंस्पिरेशन मिली, मॉडर्न आइडियाज आए, ठीक है ना, आया ना, मॉडर्न आइडियाज जब डेवलप हुए, इक्वालिटी वाली फीलिंग आई, मॉडर्न एजुकेशन डेवलप हुआ। ठीक है, ओके। जैसे इंग्लिश जो है, लिबरल एजुकेशन जब आई, तो लोगों को समझ में आया कि यार ये सब इंग्लिश जो है, जब लिबरल एजुकेशन आया तो लोगों ने एक जब देखा, चीज़ों को पढ़ा, समझा, और क्या नाम है, जो प्रेस आई हमारे यहाँ, जो इंग्लिश प्रेस थी, वर्नाकुलर प्रेस थी, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये मतलब उन लोगों ने जो इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप करने में बहुत मदद की। उसमें लिखते रहे ना वो इंडियंस के लिए, है ना। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने भी कनेक्ट किया पूरे इंडिया को। जैसे पोस्टल सिस्टम था पूरे इंडिया में, आइडिया सर्कुलेट हो रहे थे, लिटरेचर के थ्रू हो रहे थे, रेलवे के थ्रू एक दूसरे से लोग मिल रहे थे, रोड्स कनेक्ट कर रहे थे, है ना, रोड से कनेक्ट हो रहे थे। ब्रिटिश ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी और इकोनॉमिक कन्वीनियंस के लिए जो भी चीजें की, पूरी इंडिया को इंटीग्रेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सबके लिए एक सेंट्रलाइज पावर बना दिया। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज लिया है, पूरे इंडिया के लिए लिया है। कोई ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस के लिए है, यूनाइटेड प्रोविंस के लिए है, बॉम्बे के लिए, बंगाल के लिए, सबके लिए लिया है। आईपीसी आया तो सबके लिए, इंडियन पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है। सीआरपीसी पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है, और यूनिफाइड जुडिशरी आ रही है, पूरे इंडिया में आ रही है। तो इसका मतलब ये किसी ना किसी तरीके से इंडिया को इन्होंने नेशन बनाने में वन वे और अदर हेल्प कर दी। ठीक है ना। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, पूरे इंडिया में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ। उसके अलावा न्यू सोशल क्लास जो आई, ठीक है, मिडिल क्लास, पीजेंट क्लास, वर्किंग क्लास, ये सब जो डेवलप हुए, इन लोगों के अंदर भी कॉन्सेंसस डेवलप हुआ। इंटेलिजेंसिया ने भी लीडरशिप प्रोवाइड की। उन्होंने बोला ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम सबको एक तरह से एक ही कोड़े से हाँक रहे हैं, कोई उनके लिए उनका सगा नहीं है, समझ लो ना। पॉलिटिकल पार्टीज जो बनी, उन्होंने नेशनल कॉन्सेंसस लोगों में भरा, लोगों के अंदर एक नेशन वाली फीलिंग भरी। नेशनल लीडर और रिवोल्यूशनरी जो थे, उन्होंने जो है इसके बारे में डेवलप किया। जैसे इन्होंने, दादा भाई नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि वेदर आई एम हिंदू, वेदर आई एम अ हिंदू, अ मुस्लिम, अ क्रिश्चियन, अ पारसी और एनी ऑफ अदर क्रीड, आई एम अबव ऑल एन इंडियन। आवर कंट्री इज इंडिया एंड आवर नेशनलिटी इज इंडियन, है ना। तो इन्होंने पूरा मतलब एक क्लियर कट जब ये बात कही, तो इसी तरह से लोगों के अंदर एक फीलिंग डेवलप हुई कि चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम क्या हो, अबव ऑल आप इंडियन हो। और ये फीलिंग जो है, इसको नेशनलिज्म की फीलिंग कही जाती है। ठीक है ना। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म शुरू हुए। ठीक है, सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक लाइन पे इक्वालिटी एंड लिबरलिज्म, मतलब एक इक्वालिटी पूरे पेन इंडिया, सारे इंडिया की एक हिस्ट्री, एक ही तरह से पिटाई हो रही है ना, समझ रहे हो। तो उसके अलावा स्पेसिफिक कुछ जो एक्ट्स और मेजर्स लिए, उन्होंने सबको मारा। जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसमें हिंदू मुसलमान सबको मारा उन्होंने। ठीक है, जो रिएक्शनरी पॉलिसीज लाई, आर्म्स एक्ट लेकर आए, सारे इंडियंस के ऊपर लागू हुआ। वर्नाकुलर प्लेक्स एक्ट मैंने बताया, इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो सारे मुस्लिम, सारे इंडियंस के ऊपर हो रहा है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो हो नहीं रहा है। तो मतलब पूरे इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है। तो नेशन पे एक नेशनलिज्म, ये फैक्टर सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसके अलावा जब लूट हो रहा है, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, वेल्थ का ड्रेन हो रहा है, होम चार्जेस के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, तो वो भी कैसे हो रहा है, सबका हो रहा है। तो इसमें भी डेवलप हुआ। वर्ल्ड में बहुत सारे इवेंट हुए, जिसमें हमें लगा कि अगर हम एक साथ मिलकर, क्राइमियन वॉर है, रशिया ने जापान, आपको बता रहा, रशिया को क्या नाम है, जापान ने हरा दिया था। रशिया कितना बड़ा और जापान कितना बड़ा, तो इसमें कहा जाता है कि मेढक ने मगरमच्छ को निगल लिया हो।
जापान ने रशिया को हरा दिया। इसी तरह इथियोपिया और इटली का वॉर हुआ। इन सब वॉर से ये समझ में आया कि अगर हम एक नेशन बनकर लड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी पावर को हरा सकते हैं। तो ये भी नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो इंसल्ट करते थे कि डॉग्स एंड इंजर और नॉट अलाउड, और ह्यूमिलिएशन, जो रेशियल ह्यूमिलिएशन और डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इससे हमारे यहाँ क्या डेवलप हुआ? नेशनलिज्म डेवलप हुआ। नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, और ये नेशनलिज्म की फीलिंग में डेवलप करने में अंग्रेजों ने भी हाथ निभाया और साथ निभाया। और जो हम लोग जो है नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप होने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक भारतीय बनकर सोचना शुरू किया, यूनाइटेड होकर सोचना शुरू किया, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचना शुरू किया, उन डिफरेंसेस को भूलकर। अब यहाँ पे नेशन की आपको डेफिनेशन मिली है कि अपने डिफरेंसेस को, आपके अंदर क्या डिफरेंसेस को छोड़िए, उसको आप भूल जाइए। आप क्या याद रखिए कि आपके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन इंटरेस्ट कौन से हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कोई भी इंटरेस्ट। जब आप सब कुछ छोड़कर बोलते हैं आई एम इंडियन, अब चाहे वो मैं भारतीय हूं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जब वो एक इंडियन बोलता है तो वो फिर एक कंट्री की बात कर रहा होता है, फिर वो एक नेशन की बात कर रहा होता है, ठीक है ना। तो आप सब में कॉमन क्या है? आप मुसलमान हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन क्या बोलते हैं? हम भारतीय हैं, इंडियन है। तो एक नेशन वाली फीलिंग आ गई ना यहाँ पे। जब जब कोई चाहे वो क्या नाम है, चोपड़ा जो है, क्या नाम है उसका, जो वो फेंकता है, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जब फेंकता है भाला, तो उसमें फीलिंग ये थोड़ी ना आती है कि सिर्फ चोपड़ा लोगों को फीलिंग आ रही है, पूरे इंडियंस को फीलिंग आती है। अभी इंडिया अगर जीत रही है, ठीक है, तो पाकिस्तान से जीते, किसी से भी जीते, तो उसमें फीलिंग किसको आती है? सबको आती है, सारे इंडियंस को फीलिंग आती है कि हाँ भाई जीत रहे हैं, है ना। इसी तरीके से कोई भी चीज होती है, कोई जीत के आता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें थोड़ी ना देखते हैं वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, किसका है, बस वो जीत के आ रहा है, बात खत्म। जब इंडिया पूरी टीम लड़ने जाती है, तो चाहे वो मोहम्मद शमी खेल रहे हो, चाहे कोई भी खेल रहा हो, ठीक है, ये थोड़ी ना है अब इंडिया की तरफ से उसने विकेट लिया, अब चाहे मुसलमान है, हिंदू है, इससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है, वो एक इंडियन की तरह खेल रहा होता है, इससे एक फीलिंग आती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन उसके बाद में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, और इसको डेवलप करने में और उनसे डिमांड करने में पॉलिटिकल एसोसिएशन का भी बहुत रोल रहा है। किसका? पॉलिटिकल एसोसिएशन। पॉलिटिकल एसोसिएशन पहले बनी है, उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है, ठीक है ना। फीलिंग आ जाती है तो फीलिंग आती है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स जो है आपका डोमिनेटेड बाय द वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट वो होते हैं, वेल्दी एलिमेंट वो होते हैं जो कि राजसी फैमिली या अमीर लोग होते हैं। तो डोमिनेटर और वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स थे जो पॉलिटिक्स में शुरू में थे। लोकल और रीजनल कैरेक्टर का था, और वो लॉन्ग पिटिशंस भेजते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, डिमांड करते थे, पीरियड करते थे, पिटिशन करते थे। शुरू में यही था, क्योंकि वो लोग पढ़ने जाते थे, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते थे, जो पढ़े लिखे लोग आते थे वो आके अपना एसोसिएशन वगैरह बनाते थे छोटा मोटा, और वो एसोसिएशन डिमांड करती थी, प्रेयर करती थी, पिटिशन करती थी, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए, या इंडियन को एसोसिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, या एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए, इस तरह की डिमांड करते थे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई जाती थी, ठीक है ना। किस किस तरह की डिमांड करते थे? पहले बात तो सब अमीर लोग थे उसमें, डोमिनेटेड बाय अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग थे, ठीक है, जो ज्यादा मतलब रिच लोग थे, वो लोग थे। लोकल और रीजनल कैरेक्टर के कुछ अगर मतलब चीजें होती थी, उसके लिए वो प्रेयर पिटीशन भेजते थे, किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की डिमांड करते थे, इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए आईसीएस सिविल सर्विसेज में में रिफॉर्म की डिमांड करते थे, और एजुकेशन में रिफॉर्म वगैरह की डिमांड करते थे। शुरू में ये पॉलिटिकल नेचर यही था, और ऐसे बहुत सारी सभाएं बनाई गई जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ये बनाई गई 1836 के अंदर बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा ये बनाई गई। और उसके अलावा देखो एक जमींदार 1838 के अंदर, 38 में जमींदार एसोसिएशन बनाई गई, इसको लैंडलॉर्ड सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। ये सेफगार्ड करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड जितने भी होते थे उनके सेफगार्ड के लिए बनाई गई। और यहाँ से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन बनने का काम वो सामने आया। फिर 1843 के अंदर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। उसका एम था क्या? कलेक्शन एंड द डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल टू ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब इसमें इनका यह था कि आप कलेक्ट करें, सर्वे करें और भेजें कि क्या रियल कंडीशन है इंडियन लोगों की, जिससे कि
उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अवगत कराया जा सके, बताया जा सके, जिससे वो लोग वेलफेयर करें, जस्टिस हमें दें, ठीक है, और सारे क्लासेस तक हमारा इंटरेस्ट जो फॉलो सब्जेक्ट्स हैं वहां तक उनको जो भी इंटरेस्ट है वो उनको मिले, ठीक है ना। 1851 में बोथ लैंडलॉर्ड सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज हो गए, उसने बनाया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या बनाया? इंडियन एसोसिएशन, ऐसे मर्ज होकर बनाया। और इसी तरीके के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है वो पिटीशन भेजती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है, सेपरेट लेजिस्लेचर की मांग कर रही थी, ठीक है, और वो कह रही थी कि सेपरेट लेजिस्लेचर हो जाए, कहां से? एग्जीक्यूटिव से, जुडिशियल फंक्शन, ठीक है, ओके, और एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल फंक्शन कम किया जाए, ठीक है, उनको, ठीक है, समझ रहे हो ना। और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शन इन सैलरी ऑफ द हायर ऑफिसर अबॉलिश, सॉल्ट ड्यूटी अबॉलिश करो, अबकारी, मतलब ये था कि टैक्स वैक्स कम करने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करो जनता को, इस तरह की डिमांड जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी रख रही थी, एसोसिएशन रख रही थी। और ये कब थी? 1851 के अंदर बनी है। देखो ये दोनों को ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, याद रखिएगा, दो लोगों को मर्ज करके बनाई गई। किसको किसको? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसको किसको मर्ज किया है? लैंडलॉर्ड सोसाइटी को और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके 1851 में बनाया गया है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना, समझ रहे हो। उसके बाद में इसके बाद में आप देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है सारे डिमांड वगैरह कर रही है, जो भी उस समय के डिमांड है। फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में बनता है। किस में बनता है? 6। इसको कौन बनाता है? इसको लंदन में बनाते हैं, दादा भाई नेहरू जी लंदन के अंदर बनाते हैं, इंडिया के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इंडियन लीग 1875 में, ठीक है, इंडियन लीग 1875 के अंदर शिशिर कुमार घोष बनाते हैं। इसमें नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कराने के लिए अमंग द पीपल, ठीक है, एंड ही वाज आल्सो रिलेटेड टू अमृत बाजार पत्रिका, दैट इज एबीपी न्यूज, ठीक है। उसके अलावा आपका द इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसमें इंडियन एसोसिएशन में शामिल होते हैं, ठीक है। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लोगों का बनाते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन पे यूनिफाई करते हैं इंडियन लोगों को, कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाते हैं। ये इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनता है। और इसमें ये डिमांड करते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एज फैक्टर की वजह से निकाला गया था, याद है। तो इसमें सिविल सर्विस में रिफॉर्म की बात ये लोग अपने उठाते रहते हैं इसके अंदर, और एज रिफॉर्म की, एग्जामिनेशन सेंटर की डिमांड करते हैं कि इंडिया में हो, ठीक है ना, ओके। उसके अलावा ये अलग अलग टाउन में अपनी ब्रांचेस वगैरह खोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 1886 के अंदर ये कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाते हैं। उसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1867 के अंदर एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के अंडर में बनाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या नाम है आपका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के अंदर, इसमें 3 लोग मेन होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी बहुत फेमस है, उसके अलावा फिरोज शाह मेहता, ही वाज वेरी फेमस, और केडी तेलांग, ये तीनों लोग बहुत फेमस है। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनाते हैं, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा 1884 के अंदर बनती है, ठीक है, ओके। इसमें याद रखो कुछ लोगों का नाम तो आपको पहले ही पता है, ठीक है, कौन कौन? एक जी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम तो आपको पता है, हिंदू वाले, ठीक है, एम वीराघवराचारी, और उसके अलावा आनंदा चरलू, ये लोग किसके अंदर शामिल थे? किसके अंदर? मद्रास महाजन सभा 1884 के अंदर। तो ये क्वेश्चन ये सब मतलब आता रहा है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट 10-12 मैंने बता दिए। बाकी लिस्ट आपके बुक में भी दे रखी है कि कौन कौन सी एसोसिएशन किसने बनाया है और उसका मेन काम क्या था, मुद्दे क्या उठाती थी, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament। ऐसा काम कौन करता था, याद करो। मैंने डेक्कन एसोसिएशन का नाम लिया भी है, इंडियन एसोसिएशन करती थी ना, इस तरह की डिमांड जो थी इंडियन एसोसिएशन ही तो कर रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात हमने कर ली, 2 बातें हमने की हैं, एक नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, दूसरा हमने बात किया कि पॉलिटिकल एसोसिएशन कौन कौन से थे, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पॉलिटिकल एसोसिएशन बहुत सारे थे। अब इनका ये अपनी डिमांड करता था, कोई दुनिया भर की डिमांड होती थी, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। तो इनके दिमाग में एक बात आई अंग्रेजों के कि भाई, और इंडियंस को भी कोई एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हो कि आप हमारी बात सुनो। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 तरह से बात कर रहे हो, तुम भी कुछ कह रहे हो, तुम कुछ कह रहे हो, तुम कुछ कह रहे हो। अब इसमें मेरे क्या समझ में आएगा? मैं खुद कंफ्यूज होऊंगा तुम क्या कह रहे हो। जैसे मान लो कल टाइम चेंज करने वाली बात है, कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 11, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 2, कोई 3, कोई 4 है। तो अब कैसे क्या नाम है क्लियर होगा कि क्या किया जाए?
तो इससे बेहतर है कि आप लोग यूनिफाई हो जाओ, एक क्लियर एक जगह पे एक बंदे को रिप्रेजेंट करो, सीआर जैसे हो गया, उससे आप लोगों की जो भी कंसाइंस पे पहुंचे वो मुझे कम्युनिकेट कर, तो बात खत्म। एक जगह से आ जाएगी, मुझे समझ में आ गया कि भाई इतने बजे काम करना है, ठीक है ना। सो इस तरह से इसके लिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस की फॉर्मेशन की जानी चाहिए, ठीक है ना। किसकी? कांग्रेस की फॉर्मेशन की जानी चाहिए, और इसमें मदद करने वाला बंदा जो है, जो कुछ कह रहा है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, कौन कर रहा है? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है, ये बंदा आईसीएस का रिटायर्ड बंदा है, और ये फाउंडर ऑफ द कांग्रेस माना जाता है, और इसकी मतलब ब्रेन चाइल्ड था कांग्रेस की, सबका एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हो जहां से डिमांड अंग्रेजी सरकार तक एक साथ पहुंच सके, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनाया गया डब्ल्यूसी बनर्जी को बनाया गया, उमेश चंद्र बनर्जी को, ठीक है ना। और ये 72 डेलीगेट्स, कहते हैं 72 डेलीगेट्स। ये कॉन्फ्रेंस 2 सेशन में हुआ, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में हुआ है, फिर 1885 में हुआ है, ओके। और 1885 में दिसंबर में मैंने बताया था गोकुल दास तेजपाल कॉलेज के अंदर, 1885 के अंदर मुंबई के अंदर जो सेशन होता है, 72 डेलीगेट्स आते हैं, उसमें फाइनल शेप देने में जो है वो हम मदद करते हैं, और जाके 72 डेलीगेट्स अटेंड करते हैं। उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है क्या? प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और वहां से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की न्यू उभरती है, जिसको पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, फिर इंडियन नेशनल जो है कमेटी कहते हैं, फिर बाद में उसका नाम रखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और 1890 के अंदर कादम्बी गांगुली, द वेरी फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसने एड्रेस किया था किसको? कांग्रेस सेशन को। तो कांग्रेस जो है ये बनती है कब? कांग्रेस बनती है आपका 1885 में, डफरिन के उसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? डब्ल्यूसी बनर्जी को। फाउंडर कौन है? एओ होम ने इसमें मदद की है, और एओ होम ने समझाया, कन्विंस किया डफरिन को कि देखिए अगर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से वो बात करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए भी अच्छा है, और दूसरी बात आपको ज्यादा लोगों को इनको उनको उनको हर तरफ से शांत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कांग्रेस को शांत कर दिया, सब शांत, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, तो फिर वहां पे हमें नेगोशिएशन करना हमारे लिए और कोई बात करना आसान होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस एक मिथ के तौर पे भी देखा जाता है। 2 थ्योरीज है कि कांग्रेस क्यों फॉर्म किया गया। एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है आप लोगों को पता है? प्रेशर कुकर जैसे होता है, ये प्रेशर कुकर है, इसके अंदर ये जो सीटी लगी होती है इसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। क्या कहते हैं? कि जब प्रेशर ज्यादा बढ़े तो कुकर फटने के बजाय सीटी निकल जाए, गैस बाहर हो जाए। तो कांग्रेस को ये अंग्रेज कैसे यूज कर रहे थे? इसी तरह, सीटी की तरह, कि मतलब जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जब ज्यादा लोग वायलेंट होने लगेंगे, तो हम कांग्रेस को पैसिफाई कर देंगे, सीटी की तरह यूज करेंगे, तो हमारा प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। प्रेशर बढ़ेगा तो हम सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज करेंगे। तो इट प्रोवाइड द सेफ, मिडेस्ट, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेआउट टू सेफ्टी वॉल्व की तरह। तो इसको यही कहकर उसने कि अगर कोई डिसकंटेंट ज्यादा होता है, लोग वायलेंस करना शुरू करते हैं कुछ भी, तो हम सेफ्टी वॉल्व की तरह किसको यूज कर लेंगे? कांग्रेस को यूज कर लेंगे। कांग्रेस को पैसिफाई कर देंगे, उसके लीडर को समझा देंगे या उनको वो कर देंगे, बाकी लोग शांत हो जाएंगे। गेटिंग? तो ये बात यहाँ पे होती है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कांग्रेस जो है यहाँ पे, जैसे लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस अंग्रेजों की रिप्रेजेंटेटिव है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है ना, और ऐसे सब कहते हैं। ब्रिटिश जो है वो कांग्रेस को इसके लिए, मतलब बहुत सारे लोग ब्रिटिश जो हैं, दे आर यूजिंग कांग्रेस एज अ टूल। ब्रिटिश कांग्रेस को कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ टूल। और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो एक मिथ है, ये इससे कोई फायदा नहीं है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे एक बात आती है, इसमें और मिथ पे बात कर लें कि यहाँ पे लॉर्ड डफरिन से कहते हैं एओ होम कि योर एक्सीलेंसी, आई कैन स्मेल समथिंग, मैं स्मेल कर सकता हूँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो ये कहता है कि मुझे जो है देयर इज अ सीक्रेट रिपोर्ट ऑफ सम काइंड ऑफ रिवॉल्ट। अब यहाँ पे जो है एक रिपोर्ट मुझे मिली है, सीक्रेट रिपोर्ट है, जिसमें किसी एक रिवॉल्ट का अंदेशा है कि बहुत बड़ा रिवॉल्ट जैसे 1857 में हुआ था, ऐसा रिवॉल्ट हो सकता है। तो बोलते हैं रिवॉल्ट हो सकता है, बोला हाँ इसके लिए, और वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होता है, तो वो अपना बताता है, तो उसकी बात को मानते भी हैं। डफरिन कहते हैं फिर क्या करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। तो उसने बोला कि फिर हम ये सेफ्टी वॉल्व बना सकते हैं, ठीक है। सो सर वी नीड टू पेसिफाई द पीपल बाय प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अगर हम लोगों को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे देंगे तो वो अपनी बात रख लेंगे, तो वो जो रिवॉल्ट हो सकता है, जो वायलेंस हो सकता है, वो नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे देते हैं। उसने कहा ओके देन गो अहेड। तो ये कहता है कि ठीक है, अपना प्लान क्या है तुम्हारा? तो कह रहा है कि प्लान है कि मैं कांग्रेस बनवाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना काम करो और मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और मुझे इन्फॉर्म करते रहना तुमने क्या किया, ठीक है ना। तो ओ होम ने क्या किया, वहां बैकग्राउंड में होम जो है अपना पहले ही बैकग्राउंड बना चुके थे कि मुझे कांग्रेस बनाना है। वो लोगों को बुलाते हैं कि भाई ऐसे कांग्रेस बना लो, ठीक है। तो ये कहा जाता है इट वाज थॉट दैट एओ होम जो है ये कांग्रेस को, ठीक है, एज अ टूल यूज करना चाहते थे जब तक इंडिया
इंडिपेंडेंट ना हो जाए तब तक उसको सेफ्टी वॉल्व के टूल की तरह यूज करना चाहता है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है ये उठता है कि हु गिव दिस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट की बात थी कि एक रिपोर्ट है कि रिवोल्ट हो जाएगा, ऐसी रिपोर्ट किसने दी थी उसको, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बड़ी बड़ी मतलब कहानियां हैं। कहता है आई हैव रेड 7 वॉल्यूम ऑफ सीक्रेट रिपोर्ट इन शिमला, क्या कहता है 1878 में कहता है आई हैव रेड 7 वॉल्यूम ऑफ सीक्रेट रिपोर्ट इन शिमला, 7 वॉल्यूम ऑफ सीक्रेट रिपोर्ट मैंने जो है वो शिमला में पढ़ी है, ठीक है ना। अब ये आता है कि होम को रिपोर्ट किसने दी थी, तो उसमें जो रिपोर्ट है उसमें 3 हाइपोथेसिस है, कोई क्लियर नहीं है, आज तक भी क्लियर नहीं है कि किसने दी थी, ठीक है ना। लेकिन तीन तीन जो है इसमें है, एक कोई कहता है कि सीआईडी रिपोर्ट थी, क्या थी, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में जब वो क्या था सिविल सर्वेंट था तो उसको बहुत सारी चीजें मिली थी रिपोर्ट, उनमें से उसने तैयार की थी। कुछ लोगों का कहना है जो कि कहानी है कि मिस्टीरियस बाबा था, उसका नाम था कूट होमी लाल सिंह, क्या नाम था, कूट होमी लाल सिंह, उसने इसको बताया था इस तरह की बात, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ बात क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि एओ होम जो थे वो आईसीएस में सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू और कॉमर्स और एग्रीकल्चर थे, तो उनको ऑफिशियल कैपेसिटी में बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन ये सब बातें मिथ के तौर पे दी जाती हैं। कैसे दी जाती हैं, मिथ के तौर पे, कि मतलब ये बातें सही नहीं है। मिथ का मतलब होता है कि जो रियलिटी ना हो, जो रियलिटी ना हो, लेकिन ये थियरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कांग्रेस फॉर्मेशन एज अ मिथ हमने देखा, अब हम कांग्रेस फॉर्मेशन देखेंगे एज अ रियलिटी, ठीक है। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी में होल ऑल रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लीडर बिकम द पार्ट ऑफ कांग्रेस। रियलिटी ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय की बड़ी, वो सब क्या बन गई थी, कांग्रेस का पार्ट बन गई थी। ये बात क्लियर है। दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, जितने भी बड़े लीडर थे सब कहां चले गए, कांग्रेस में। ओके, तो डज दैट मीन दैट फेल दैट फॉल इन द ट्रैप ऑफ द एओ होम एंड डफरिन, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो लोग ट्रैप में आ गए हैं, किसके, डफरिन और एओ होम के, क्या आपको लगता है ऐसा है? नो नो, they cooperated with whom because they did not want to arouse the official hostility of leadership at such early stage of their work। अभी वो लोग काम शुरू ही किया था उन्होंने, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है अंग्रेज हमसे हॉस्टाइल हो जाए और हमें मारना पीटना अभी से शुरू कर दे, ठीक है, हमारी यानी नीप द बड हो जाए। कहते हैं ना कि देखो नीप द बड का मतलब समझते हो ना, अरे कहावत है यार, नीप द बड मतलब कि जैसे कोई पेड़ बनने से पहले पौधे को, बड को खत्म कर दो, अगर बड नहीं खत्म किया, नीप द बड नहीं किया, पौधा इतना छोटा सा उसको बच्चा भी मसल देगा, खत्म हो गया कहानी। और अगर वो पेड़ बन गया तब, बरगद बन गया तब, तो इसी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं नीप द बड, यानी बचपन में ही शुरुआत, जैसे किसी चीज की शुरुआत होती है उसी टाइम खत्म कर दो। अगर वो चीज खत्म नहीं हुई उस टाइम तो फिर वो नुकसान देगी बहुत ज्यादा, है ना। तो इसीलिए नीप द बड करते, और इसीलिए बचपन में चीजों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है हर चीज का, क्योंकि उस समय वो सॉफ्ट है। अब क्या पता किसी को कि क्या नाम है, कौन कितना बड़ा फाइटर बन जाएगा बाद में, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, सबका एक जैसा छोटा सा पिद्दी सा, उसका हेल्पलेस चाइल्ड, हेल्पलेस चाइल्ड। इसी तरह हेल्पलेस सीड कोई पड़ा हुआ है, अब वो बरगद का भी पेड़ है तो इतना छोटा सा पौधा है, उसको उखाड़ देगा कोई भी, लेकिन जब वो बरगद बन जाएगा तब क्रेन भी नहीं उखाड़ पाएगी जल्दी, गेटिंग, बड़ी बड़ी आंधियां सह लेगा। तो इसीलिए नीप द बड नहीं है। तो ये इनका कहना था कि नीप द बड ना हो जाए कहीं, इतनी अर्ली स्टेज में हमें पंगा नहीं लेना है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको जुल्म उनके ऊपर हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, ठीक है, तो वो ये औरतें कहती हैं कि ठीक है रुके रुके रहो, मेरे बच्चों को बड़े होने दो फिर बताती हूँ। अक्सर 90s में चलता रहता था ना कि बड़ा जुल्म है, तो भी वो अपने बच्चों को बस बड़ा कर हो जाए मेरे बेटे तब बताती हूँ, तब तक वो जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, होता है ना ऐसा, यही है, ठीक है। फिर हीरो आता है, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं भी झेल रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ मेरे बच्चों को बड़े होने तो बस बताता हूँ। नहीं वो क्या नाम है, वो बड़े हो जाएंगे तो फिर कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, अभी तो जो कहना है कह लो। रादर देन एओ होम यूजिंग कांग्रेस लीडर एज अ सेफ्टी वॉल, ठीक है, रादर देन एओ होम यूजिंग कांग्रेस लीडर एज अ सेफ्टी वॉल, इट वाज द कांग्रेस लीडर हु होप टू यूज एओ होम एज अ लाइटिंग कंडक्टर। उन्होंने कहा बेटा तुम हमें सेफ्टी वॉल की तरह देख रहे हो, हम तुम्हें लाइटिंग कंडक्टर की तरह देख रहे हैं कि अंधेरी रात में तुम हमें रास्ता दिखा रहे हो,
कि हमारे पास रास्ता है कि चलो एक कांग्रेस आ गई, एक प्लेटफॉर्म पे हम सब आ गए, हमारी सबकी एक फीलिंग आ गई, अब हम मिलकर डिमांड करेंगे और कांग्रेस की लंका, उनकी लंका लगाएंगे अंग्रेजों की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन आता है 2008 में, यूपीएससी का क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885। सबको पता है बॉम्बे में हुआ था, ठीक है ना, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, ठीक है ना, 1885 के अंदर, ठीक है ना भाई। 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में पूछता रहता है। समझ में आ गया। तो कांग्रेस का एम क्या था भाई, नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। और ये कांग्रेस में रखा गया था कि कांग्रेस के सेशन रोटेशन के बेसिस पर होंगे। कैसे होंगे, रोटेशन बेसिस पर, मतलब एक जगह नहीं होंगे। आज मुंबई में हो गए तो फिर सूरत में होंगे, तो फिर क्या नाम है, अहमदाबाद में होंगे, तो कलकत्ता में होंगे, तो कहीं कहीं मतलब अलग अलग जगहों पे होंगे, तो बनारस में होंगे, तो रोटेशन बेसिस पे सेशन होंगे और हर साल होंगे। और ये भी बात कही गई थी कि उस स्टेट से, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है इस क्वेश्चन से, इससे बहुत बड़ा आगे आपको इश्यू समझने को मिलेगा कि उस होम स्टेट से प्रेसिडेंट नहीं होगा। प्रेसिडेंट हर साल बदला जाएगा, जब सेशन होगा तो प्रेसिडेंट जो है नया बनेगा, लेकिन उस स्टेट से सीएम नहीं, वो प्रेसिडेंट नहीं होगा जिस स्टेट में कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो यूपी में कॉन्फ्रेंस यूपी में हो रहा है तो यूनाइटेड प्रोविंस का बंदा नहीं होगा, सूरत में हो रहा है तो सूरत का बंदा नहीं होगा, मतलब गुजरात बॉम्बे प्रोविंस का नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह कलकत्ता में हो रहा है तो बंगाल का बंदा नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से सेशन जहां भी हो रहा है उस होम स्टेट का बंदा प्रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं होगा, कोई भी काम, कोई एजेंडा पास होगा तो फाइनल सिग्नेचर किसका आएगा, प्रेसिडेंट का, तब उसी हिसाब से पूरे साल काम करेंगे कांग्रेस वाले, ठीक है ना। और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से कोई मतलब नो अदर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रिजोल्यूशन, कोई ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नहीं होगी, एक सिंपल मेजोरिटी से कोई भी बात साफ हो जाएगी, प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो उस पर काम हम करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। और इस दूसरा एक था, तो एक बात तो ये हो गई कि रोटेशन पे सेशन होगा, एक ही जगह पे सेशन नहीं होता रहेगा, और जहां पे सेशन होगा वहां का उस स्टेट का बंदा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। अब आप देखिएगा इसके आगे क्या खेल होंगे आगे, ठीक है। क्रिएट ऑल इंडिया लीडरशिप, इससे क्या होगा, एक ऑल इंडिया लीडरशिप बनेगी, ठीक है ना। टेकिंग कोई भी इशू प्रॉब्लम है कॉमन लोगों का रिलेशन का, उसको उठाएंगे। मॉडर्न पॉलिटिक्स के लिए लोगों को ट्रेन करेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिकल एजुकेशन, एजुटेशन वगैरह करना सिखाएंगे। इंडियनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी इंडिया के हिसाब से, अपने हिसाब से कैसे लोगों को मूवमेंट करना है, क्या करना है, कैसे डिमांड करनी है, ठीक है, ओके, वो करेंगे, ठीक है ना। और ये कांग्रेस जो है वो नॉर्थ इंडिया मॉडल, नॉर्थ अमेरिकन मॉडल पे ये तैयार की गई थी, ओके। एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाना, ठीक है ना। लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, पॉलिटिसाइज करना, फ्रेंडली रिलेशन जो है नेशनलिस्ट लोगों में, पॉलिटिकल लीडर्स में प्रमोट करना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और एक नेशन बनाने की बात करना। एक प्रोपेगेंडा जो है एंटी कॉलोनियल और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप करना, समझ लो ना। और उसके अलावा फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट, कोई भी डिमांड है उसको बनाना कि हमें गवर्नमेंट डिमांड क्या रखनी है, गवर्नमेंट से क्या क्या डिमांड रखनी है, क्या लोगों का व्यू यूनिफाई करा के, लोगों का जो है व्यू देख कर कि क्या व्यू होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, पीपल जो है क्या कॉमन इंटरेस्ट है, क्या इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या है, उसका सबका डिमांड गवर्नमेंट के पास रखना, ठीक है ना। और एक लोगों को जो है उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप करना नेशनल यूनिटी वाली, ठीक है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, प्रोविंस की कहाँ का है, कौन से रिलीजन का है, कौन सी कास्ट का है, कौन से प्रोविंस से, उससे मतलब नहीं है, सब इंडियन है, ओके। तो एक फीलिंग डेवलप कराना और केयरफुली प्रमोट करना नेशनल ब्रदरहुड को, नेशनल हुड को केयरफुली प्रमोट करना, ठीक है। अर्ली नेशनलिस्ट में या मॉडरेट लीडर जो है 1885 से लेकर 1905 तक, कब तक, कौन सा ईयर है, कितने साल तक, 20 साल तक, 20 साल तक तो ये लोग मॉडरेट फेज में रहे हैं, जिसको कहा जाता है, जिसमें जो मेन लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, ये लोग थे। और उसके बाद में ये लोगों का बेसिकली स्टैंड जो था ये लिबरलिज्म, मॉडरेट पॉलिटिक्स की बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, प्रेयर पिटीशन करते थे। ब्रिटिश को बेसिकली उनको ये लगता था कि ब्रिटिश जो है वो जस्ट है, लेकिन उनको रियल कंडीशन इंडिया की नहीं पता है। क्या बोलते थे, ब्रिटिशर जो है गवर्नमेंट वहां की जस्ट है, लेकिन उनको रियल कंडीशन इंडिया की नहीं पता है, इसलिए रियल कंडीशन पता चलेगी तो हमारे साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि ये लोग मॉडर्न एजुकेशन पाए हुए थे इंग्लैंड से।
तो इनको लगता था कि वहां तो बड़ी लिबर्टी पढ़ाई जाती है, इक्वालिटी पढ़ाई जाती है, तो ये लोग तो हमारे फायदे के लिए, लेकिन यहाँ के ऑफिसर्स बदमाशी कर रहे हैं और हमें रियल कंडीशन अगर उनको पता चलेगी तो हमारे साथ इंसाफ होगा, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते थे, रिजोल्यूशन करते थे, पास करते थे और पिटीशन करते थे, मीटिंग करते थे, ये सब इनका मेन हथियार था उस समय का। गेटिंग? उस समय के हिसाब से देखो, पता क्यों नहीं है, आप देखो ना कि वो लोग भी तो इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आ रहे हैं ना, क्या नाम है, रिपन जैसे भी तो लोग आ जा रहे हैं बीच बीच में। आप समझो ना, नेचर समझने कहाँ दे रहे हो कि रिपन जैसे लोग आ रहे हैं जो इंडिया के लिए अच्छा भी कुछ कर रहे हैं ना। रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ये सब तो कंफ्यूज तो करेंगे। तुम्हें मोदी बड़ा समझ में आ गया 10 सालों में है, तो तुम लोगों को इतना हो के तुम्हें समझ में थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा। ऐसे बहुत से लोग थे जिनको समझा रहे, जो रिवोल्यूशन करने की बात कर, रिवोल्ट करने की बात कर रहे हैं, तो भक्त नहीं है, या वो उसकी तरफ से ट्रेंड नहीं है कि हाँ नहीं ये डेवलपमेंट के लिए, चाहे सिलेंडर हम लोग कितना भी महंगा खरीद लेंगे, कितनी भी महंगाई झेल लेंगे, लेकिन आएंगे तो मोदी जी भगवान है, मोदी जी हनुमान है, ये सुना नहीं है, मोदी जी राम है और क्या नाम है वो योगी जी हनुमान है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। ऐसे आपने कई भक्तों को सुना होगा बोलते हुए, कोई चीज कितनी भी महंगी हो जाए, हम 2 टाइम नहीं 1 टाइम खाना खाएंगे, लेकिन वोट मोदी को। तो ये इस तरह की भक्ति सवार हो जाती है लोगों पे ना, वो फिर पॉलिटिकल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से सब एंगल खत्म हो जाता है, वो बस एक एंगल रहता है कुछ रिलीजियस धर्मांत वाली चीज। तो इसी तरह की जब जो जिस आइडियोलॉजी पे आप पढ़े हो, जिस आइडियोलॉजी को, तो बहुत दिन लगेगा ना वो चश्मा उतरने में, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो अरे लोगों को इतना निचोड़ दो ना कि वो सांस लेने को भी प्रिविलेज समझे, ठीक है। ये है नहीं है कि सांस लेने को भी वो एहसान समझे कि हाँ भाई इतना निचोड़ चुके दो लोगों को कि वो सांस लेने को भी समझे कि एहसान क्या है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिमांड, अच्छा ये डिमांड करना इनका क्या एनालिसिस का था, इकोनॉमिक डिमांड करते थे, आई विल नीड दोज ऑन माय डेस्क एज सून एज पॉसिबल। ये बच्चा देखो कितना गर्मी दिखा रहा है, इकोनॉमिक डिमांड कर रहा है। रेवेन्यू रिडक्शन, कंसेशन और उसके अलावा क्या नाम है आपका, रिमिशन, रिलीफ इन द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, ये सब मांग रहे हैं। उसके अलावा कटिंग द टैक्स एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज में एक्सपेंडिचर कम करो, ठीक है। लार्ज एलोकेशन ऑफ द बजट इन द एग्रीकल्चर एरियाज। अरे वो फिर भी कितना डिमांड कर रहे हैं, सोचो तुम क्या कर रहे हो, मोदी से एक बार डिमांड करके देखो, हैं खुद ही गायब हो जाओगे, ठीक है। मीडिया कम से कम उस समय कुछ खिलाफ तो लिख रहा था, और कुछ आप डिमांड कर रहे थे, कितनी डिमांड कर रहे हैं, ये अंग्रेजों से डिमांड कर रहे हैं। देखो क्या नाम है, वॉइस इंडियन वर्कर की वॉइस उठाने की बात कर रहे हैं, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और उसके अलावा एक्सचेंज रेट को, मतलब फेवरेबल एक्सचेंज रेट रेशियो लाने की बात कर रहे हैं, इंडियन करेंसी, यानी इंडियन करेंसी को भी ठीक कराने की बात कर रहे हैं। तुम करा की बात कर लो, अफगानिस्तान से नीचे चलेगी तुम्हारी करेंसी, पता तुम्हें, अभी सर्च करो। अब अफगानिस्तान का जो है 1 रुपया 21 पैसा शायद चल रहा है इस वक्त। एक अफगानी रुपया जो है इज इक्वल टू कितना हो गया है, एक अफगानी जो रुपया है वो किसके बराबर हो गया है, 1 पॉइंट शायद 21 था अभी रुपया, मतलब रुपये की वैल्यू घट गई है अफगानी करेंसी के सामने, देख लो अभी सर्च करके। 1 अफगानी इज इक्वल इन रुपये ऐसे डाल दो, कितना है 1.05 हो गई ना, अभी 1.21 हो गई थी, पता है 1.05 फिर भी ज्यादा ही है ना। तो अब क्या नाम है, अगर एक अफगानी रुपी 1.05 रुपये के बराबर हो गई है, बढ़ रही है, मतलब हमारी वैल्यू घट रही है ना, तो वो लोग वो वहां डिमांड कर रहे हैं। अब तुम डिमांड कर लो, पेट्रोल महंगा हो, तुम डिमांड करके देख लो, अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल डिमांड भी करते थे वो लोग। पॉलिटिकल डिमांड क्या करते थे, जैसे पॉलिटिकल डिमांड डेमोक्रेटिक लाइन पे करते थे कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, सेंट्रल प्रोविंस में, स्टेट प्रोविंस में हमारे लोगों को बढ़ाओ, ठीक है। कर्टलमेंट करने की बात करते थे, अपनी पावर कम करो, ठीक है, ओके। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस को ज्यादा बढ़ाया जाए, पावर ऑफ जजेस, जो इंडियन जजेस की जो है पावर उसको इंक्रीज किया जाए, इंडियन जजेस को पावर दिया जाए कि यूरोपियन सिटीजन को भी ट्राई करें, ये सब डिमांड करते थे वो, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। अबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियन ट्रायल बाय द ज्यूरी, अबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का ज्यूरी जो है हमारे इंडियन में डिस्क्रिमिनेशन ना करे इंडियन के खिलाफ। आज आप कह दो कि क्या नाम है, कुछ ही लोगों को क्यों इतने साल की सजा हो रही है, और लोगों को बेल, कोई मर्डर भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सेडिशन का चार्ज लग रहा है, उसको बेल मिल जा रही है, और हमारे कितने बंदे जो हैं वो बंद हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। जरा सा कोई स्टेटमेंट बोल दिया था, बेल नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, अब आज पूछ के देख लो। तो यहाँ तो ये बोल भी रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस, ट्रायल बाय द ज्यूरीज, सिविल राइट की बात हो रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन मांग रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये सब डिमांड कर रहे हैं।
ठीक है। ऑफिशियल गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था? गवर्नमेंट इनिशियली वेलकम करती है इस डिसीजन को 1887 में, ठीक है, लेकिन 1885 में, लेकिन 1887 से ना इन लोगों को समझ में आता है यार कांग्रेस कुछ ज्यादा ही दबंगई दिखा रही है, ये तो हाथ से निकल रहा है, लगता है ना ऐसा। तो डफरिन कहता है, डफरिन को मतलब इसके हॉस्टाइल एटीट्यूड से गुस्सा होता है और कहता है ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है लोगों की, जब चाहूं तब कुचल दूंगा। क्या कहता है? माइक्रोस्कोपिक, इतनी पिद्दी सी तो है, क्या कहते हैं ना कि जब कभी बहुत ज्यादा तो पिद्दी से हो तुम कुचल देंगे, ठीक है, हाँ मसल देंगे, हाँ मसल देंगे। तो ये वाला जो कह रहा है कि लॉर्ड डफरिन ऐसा बोलता है। कर्जन आता है, कर्जन बोलता है कांग्रेस जो है वो टोटलरिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट फॉर पीसफुल डिमाइस। मतलब एकदम खत्म होने के कागार पे, और मेरा यह है कि पीसफुली इसको खत्म कर ही दूं जब तक मैं इंडिया में हूं, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? कर्जन। और इन लोगों ने खेला भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली काफी। 1887-88 के अंदर इनकरेज किया सर सैयद अहमद खां को, राजा शिव प्रसाद को बनारस की एंटी कांग्रेस मूवमेंट शुरू करें, एंटी कांग्रेस के खिलाफ होकर मूवमेंट शुरू करें, ये कि कांग्रेस हमारे खिलाफ कर रही है, हमारे रिलीजन के खिलाफ कर रही है, इस तरह की चीजें इन्होंने की। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया। तो इस तरह की चीजें जो है मतलब की है इन्होंने। उसके बाद में असेसमेंट मॉडरेट्स का अगर आप असेसमेंट करेंगे, ब्रिटिश उनको कंटेम्प्ट की तरह देखते थे। किसकी तरह? कि ये कंटेम्प्ट करते हैं, ब्रिटिशर देखते थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे करते हैं, यानी हमारा इंसल्ट करते हो, हमारे हमने तुम्हें बनवाया है, तुम्हारी वो करते हो। फेल टू एक्वायर एनी रूट अमंग द कॉमन पीपल। लेकिन कांग्रेस जो है वो जो उस समय के एलिट लोग थे उसमें ज्यादातर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग थे, तो वो कॉमन लोगों के अंदर बेस नहीं बना पाई। इवन दोज हु जॉइंड कांग्रेस विद द होप वाज फीलिंग मोर एंड मोर डिल्यूजन। और जब जो कांग्रेस में जा रहे थे, जुड़ रहे थे, उन वो भी मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे उनके प्रोग्रेस से, ठीक है। फेल टू कीप, जैसे लोगों के एस्पिरेशन थी, जो फीलिंग थी, उसको वो बेस नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके अलावा मुस्लिम लोगों ने जब देखा कि डोमिनेट कर रहे हैं हिंदू लोग, तो मुस्लिम लोग स्टे अवे मतलब दूर रहने लग गए इससे। मतलब कुछ एलिट क्लास के मुस्लिम साथ में थे, सारे लोग नहीं, ठीक है। मतलब वो कॉमन जो मुस्लिम थे वो साथ में नहीं आ रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि दिस इज पार्टी ऑफ हिंदूज, सिर्फ हिंदू इसको कर रहे हैं, और ये इसमें अंग्रेजों का भी बहुत वो था। स्टिल दे अचीव अ लॉट इन द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। काफी कुछ उन्होंने अचीव किया है, ये इसको डिनाई नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओके। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में डिसिसिव शिफ्ट लेकर आए हैं, डिमांड रखी है, पीपल का कॉन्साइंस जगाया है, कॉमन पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल इंटरेस्ट लोगों के बताएं कि ये है, नेशनलिज्म वाली फीलिंग, कॉमन एनिमी कौन है हमारा उसको दिखाने में हेल्प की है, ठीक है ना, नेशनल कॉमन नेशनलिटी दिखाने में हेल्प की है। उसके अलावा पॉपुलराइज किया आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक और सिविल लिबर्टी को इन्होंने पॉपुलराइज किया है कि डेमोक्रेटिक और सिविल लिबर्टी हमें चाहिए। ब्रिटिश का ट्रू कैरेक्टर आपको पता है, इकोनॉमिक ट्रेंड थ्री, ये थेरी वो थेरी, उससे उन्होंने एक्सपोज किया है इंपीरियल उसको, ठीक है ना। आपने देखा बड़ी बड़ी बच्चे स्पीचेस देकर उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसा किया है इन्होंने, ठीक है। तो कुछ हद तक इसको माना जाएगा सक्सेसफुल है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में लेकर आए, तो उसमें अपनी सीटें उठे बढ़वा ली, ये सारी चीजें की है इन्होंने, ठीक है। फ्यूचर लीडरशिप का एक फाउंडेशन रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी काम किए हैं। अब हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 कल देखेंगे। जहां तक है कि अंग्रेजों का अगर हम एक कंक्लूड करें इसको कि भाई अंग्रेज कांग्रेस क्या हुआ, तो देखिए पहले हमारे यहाँ नेशनलिज्म अंग्रेजों ने और जो फैक्टर्स थे उन्होंने नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप कराई। ये देश तो था, लेकिन इस देश में एक नेशन होने की फीलिंग, कि हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब एक हैं, ये वाली फीलिंग डेवलप करने में अंग्रेजों के कोड़े ने मदद की सबसे ज्यादा। उसके अलावा इंग्लिश अंग्रेजों के रेलवे ने मदद की, और उसकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने मदद की, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस चीज को पकड़ा और लोगों को एक, चाहे हिंदू हो, जैसे दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि चाहे मैं हिंदू हूँ, चाहे मुसलमान हूँ, चाहे सिख हूँ, चाहे पारसी हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, ओवरऑल अबव ऑल मैं एक इंडियन हूँ। तो ऐसे लोगों ने भी इस फीलिंग को डेवलप कराया। जब ये फीलिंग आ गई तो लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, जमींदारों ने किसी ने अपने इंटरेस्ट के लिए भी और अपने ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए, लॉबी के इंटरेस्ट के लिए छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंडिया के तरफ से डिमांड रखने शुरू किए। लेकिन फाइनली एक बात समझ में आई कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हम लोग बिना यूनाइटेड होकर एक बड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के सामने डिमांड रख सकें और उनको मजबूर कर सकें, एक प्रेशर ग्रुप की तरह यूज हो। और ऐसा करने के लिए ए होम के सजेशन पे डफरिन को भी उसने मना लिया, दोनों तरफ से वो नेगोशिएशन कर रहा था ए होम।
और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1895 के अंदर बनाया गया और उसमें को काम करना शुरू किया गया। उसके अंदर काफी ज्यादा जो है लोगों के एस्पिरेशंस को डेवलप करने में हेल्प किया गया। तो दोनों तरीके से है, कुछ लोग जो क्रांतिकारी टाइप के लोग थे उनकी फीलिंग्स को तो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस वाले, लेकिन जो मॉडरेट टाइप के लोग थे उनकी डिमांड को फुलफिल करने में, नेशनलिज्म की फीलिंग बना दिखाने में, लोगों के ट्रू कैरेक्टर को एक्सपोज करने में ब्रिटिशर्स के काफी बड़ा रोल प्ले किया है कांग्रेस ने। बात समझ में आ गई? तो ये कांग्रेस जो है आगे यही कांग्रेस है जो लड़ती रहेगी लड़ती रहेगी लड़ती रहेगी, सेशंस होते रहेंगे और फिर ये फाइनली जाके देश को आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाएगी कांग्रेस, ठीक है। और उसमें फिर और भी चीजें हैं, कांग्रेस टूटी है, बिखरी है, फिर उठी है, ठीक है। ऐसे ही होता है कि हिस्ट्री में सिखाता है कि आप बिखर जाओगे, आप टूट जाओगे, आप लगेगा कि यू आर बियॉन्ड रिडम्पशन, अब आप जो है उठ नहीं सकते कभी, और ऐसा हुआ भी, एकदम सेटल कर दिए जाओगे। लेकिन फिर अगर आप गिव अप नहीं करते हो, इफ यू डोंट गिव अप, तो एक दिन आजादी आपके हाथों में होगी, एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। आप गिरना पड़ना नेचुरल है, स्वाभाविक है। एक बार हार जाना, 2 बार हार जाना, 10 बार हार जाना, आप हार सकते हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको खुद अपने आप खुद को हरा सकते हो, आपको कोई और दूसरा बंदा हरा नहीं सकता जब तक कि आप गिव अप ना करो। आप जीतने के लिए जब तक लगे हुए हो तब तक आप समझ लो जिंदा हो, और जब तक जिंदा हो तब तक लगे रहना चाहिए जीतने के लिए। जरूरी नहीं है कि जैसा सक्सेस आप चाह रहे हैं वैसे ही सक्सेस मिले, लेकिन इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन बशर्ते कि आप गिव अप ना करो, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसे ऐसे सामने ऐसे आए, हर्डल्स आए कि आपका मतलब ऐसे गिरो, कांग्रेस भी गिरी है, 1907 में गिरेगी, 15 तक उठ नहीं पाएगी, फिर बीच में और गिरेगी, बहुत बार गिरेगी, उठेगी, गिरेगी, उठेगी, गिर कर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर परवाह न करते कभी जीत और हार का, ठीक है। तो गिरकर उठना है और उठकर चलना है और चलकर दिखाना है, ठीक है ना। तो गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर परवाह न करते कभी जीत और हार, ठीक है। बाय दिस नोट आज का लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके भाई, रेदा जी समझ में आया कुछ?